हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। मैं आपको पढ़ाऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, जिसकी 3 वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं इसका 4th पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगी और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। देखिए, बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान के साथ क्या होता है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के स्वभाव मतलब बालकों का व्यवहार हम समझ जाते हैं कि बालकों को हमें किस तरह से पढ़ाना है। जब हम उनके व्यवहार को समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बालक इस तरीके से सीख सकता है, तो हम उसको उसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, बालक को समझाने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जब हमें उसके व्यवहार के बारे में पता चल जाता है कि बच्चा इस तरीके से सीख सकता है, बच्चे को हम इस विधि के द्वारा ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं, तो इस प्रक्रिया में यह हमारी मदद करती है बाल मनोविज्ञान। अब मैं आपको बताती हूँ आगे। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार उसके कारणों के बारे में बताता है। मैंने भी आपको बताया कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। हम इससे क्या करते हैं, बालकों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार उसके कारणों के बारे में बताता है, इसीलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा किस विधि से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है, हमें बच्चे का जब स्वभाव पता चल जाता है, फिर हम उसके द्वारा बच्चे में क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसकी आदतों में सुधार करते हैं, उसके व्यवहार में जो कमियां होती हैं उनको देखकर उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा हमें पता चलती हैं, बाल मनोविज्ञान की वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ उसका नेक्स्ट पॉइंट। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उनके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। देखिए, जब हम बाल मनोविज्ञान के द्वारा जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, तो उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं। उसके व्यवहार से हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा भविष्य में क्या कर सकता है, हम उसके भविष्य का आइडिया लगा लेते हैं। जैसे कि हमें क्लास में जाके ही बच्चों को पता चल जाता है कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये बच्चा थोड़ा सा मंद है, थोड़ा चीज़ों को देर से सीख रहा है, तो हम उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं। उसी से हम क्या लगाते हैं, जो बच्चा हमें लगता है कि ये बच्चा थोड़ा सा इसकी जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उससे लगा लेते हैं कि बच्चा क्रिएटिव है, थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पता चल जाता है हमें कि ये बच्चा भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है एवं उसके बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। और हम बाल मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों को ये मतलब इससे ही हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा ये काम कर सकता है, और हम उसी की वजह से इसी की वजह से बच्चे के भविष्य के लिए उसको अच्छी सलाह दी जा सकती है कि आप इस काम को करें या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चे का भविष्य के सलाह उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के जरिए क्या होता है कि हमें ये पता चलता है, बाल मनोविज्ञान के जरिए हम बालकों के व्यवहार को तो समझ ही जाते हैं कि बालकों का व्यवहार कैसा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चा किस विधि से सीख सकता है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के अकॉर्डिंग ही विद्यालय और घर का माहौल बनाते हैं कि बच्चा इस वातावरण में रहकर चीज़ों को जल्दी समझ सकता है, बच्चा इसके अनुकूल चीज़ों को जल्दी से ग्रहण कर लेगा, ज़्यादा अच्छे से बच्चे को समझ आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए बाल मनोविज्ञान के ज़रिए ही बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को उसके अनुकूल बनाने में हमें सहायता मिलती है। और मैं इसको बताती हूँ कि बाल मनोविज्ञान से और क्या बेनिफिट है। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमें बाल मनोविज्ञान से ही बालकों के व्यवहार का पता चलता है।
बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है। ये भी मैंने भी आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक के विकास को समझता है कि बालक किस तरीके से विकास कर सकता है। जब हमें पता चलता है कि बालक इस तरीके से सीख सकता है तो हम उसको वैसा ही वातावरण क्या करते हैं, वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या है, व्यक्तित्व के विकास को समझने में सहायक होता है। यही होता है फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान। अब मैं आपको बताती हूँ इससे आगे का पॉइंट। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ समाजीकरण क्या चीज़ है। देखिए, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण से अभिप्राय बालक को समाज में रहने योग्य बनाना है। समाजीकरण का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि हम बच्चे को क्या करते हैं, हम बच्चे को समाज में रहने के योग्य बनाते हैं, जिससे व्यक्ति रूढ़ियाँ, रिवाज, नियम तथा संस्कृति की अन्य विशेषताएं सीखता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और मतलब उसको कुछ नहीं पता होता। वह समाज में जन्म लेता है, फिर उसके बाद वहाँ के रीति रिवाज को देखता है, समझता है, तब वह समाज के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। देखिए, समाजीकरण का अर्थ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने सभी सामाजिक गुण तथा विशेषताएं जन्म के बाद समाज में रहकर अर्जित करता है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म होने के बाद वह समाज में रहकर समाज के व्यवहार से, लोगों के व्यवहार को देखता है, समाज में कैसे नियम हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उसको देखता है। मतलब अर्जित मतलब उनको ग्रहण करता है। अर्जित का मीनिंग होता है एक्वायर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। जन्म के समय मानव शिशु मात्र प्राणी होता है, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है फिर वह समाज में लोगों के व्यवहार को देखकर और उसी से सीखता है। अब देखिए, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के चलन के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समाज में लोगों का व्यवहार देखता है, लोगों का तरीका देखता है, लोगों के व्यवहार को देखकर वो उसको अर्जित करता है, मतलब ग्रहण करता है, और उन्हीं के अनुरूप क्या करता है, वो उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। इसी को कहा जाता है समाजीकरण, मीन्स सोशलाइजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स परिवार। देखिए, समाजीकरण में परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि परिवार, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, सबसे पहले जो बच्चे का सीखने का जो शुरुआत होती है वो परिवार से ही होती है। बालक को समाज के योग्य बनाने में पहला कार्य परिवार करता है। बच्चे को हम समाज के योग्य कैसे बनाते हैं, जब वह परिवार में रह के परिवार के सदस्यों को देखता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल है घर में, उससे बच्चा जो सीखता है तो उसे समाजीकरण में बहुत हेल्प मिलती है। समाजीकरण के अनेक अभिकारकों में परिवार भी है। परिवार में बालकों के निम्नलिखित गुणों का विकास हो जाता है, जैसे कि मूल प्रवृत्तियों का संशोधन। तो इस तरीके से बच्चे में क्या होता है, बच्चा परिवार से रहकर सारी चीज़ें सीखता है। सबसे पहले बच्चा परिवार से ही चीज़ों को सीखना प्रारंभ करता है। उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगी, समाजीकरण में परिवार का भी बहुत ही अहम रोल है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि समाजीकरण में जो दूसरा पॉइंट है वो है विद्यालय। देखिए, विद्यालय से मैं आपको बताना चाहूँगी कि विद्यालय क्या है, बालक को दी जाने वाली सब शिक्षा को उसके चरित्र निर्माण में अनिवार्य रूप से योग देना चाहिए। ये किसको देना चाहिए, विद्यालय को। विद्यालय में जाके बच्चा क्या होता है, मित्रों से सीखता है, घर से अलग निकलता है, जो घर में उसने सीखा होता है उसका माहौल जैसा उसको घर से मिला होता है विद्यालय में जाके उसका प्रयोग करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बालक का चरित्र का निर्माण विद्यालय में जाके होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों से मिलता है। किसी के घर का माहौल किस तरीके का होता है, दूसरे घर के माहौल, किसी अन्य बच्चे का जो घर का माहौल होता है वो अलग तरीके का होता है। तो बच्चा परिवार के माहौल को सीखने के बाद जब वह विद्यालय में जाता है तो उसे एक समाजीकरण का ये उसका दूसरा कारक होता है कि वो परिवार में सीखने के बाद अपने जो परिवार के नियमों को उसने सीखा वो विद्यालय में जाने के बाद उनको प्रयोग करता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसका तीसरा पॉइंट, जैसे कि समुदाय। देखिए,
समाजीकरण को प्रभावित करने में समुदाय का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि समुदाय से आप क्या समझ रहे हैं? अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि समुदाय मतलब समाज। समाज में क्या होता है? लोगों का समूह होता है। लोगों के समूह में जाता है बालक, बच्चा जब वहाँ जाता है उनके व्यवहार को देखता है, उनके साथ अंत्यक्रिया करता है, उनके साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। इससे उसका व्यवहार अनेक स्वरूप धारण करता है। बच्चे का जो व्यवहार है वो क्या करता है? अनेक स्वरूप धारण करता है। यहाँ उसके चरित्र का और बेटर निर्माण होता है। देखिए, समुदाय में बालक को धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। समुदाय से बच्चे को क्या, देखो समुदाय में हर धर्म का लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ से बच्चा क्या सीखता है? ईमानदारी, दया, सहयोग आदि के गुण बच्चे के अंदर समुदाय से विकसित हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक। देखिए, समाजीकरण में शिक्षक का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बच्चे के समाजीकरण में शिक्षक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि बालक के चारित्रिक विकास को उचित दिशा प्रदान करने में शिक्षक के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक किसी न किसी शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका अनुकरण करने लगता है। भाई बच्चा क्या होता है? बच्चा किसी न किसी शिक्षक को अपना आदर्श मान लेता है और शिक्षक के व्यवहार को देखकर वे उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना सीख जाता है। तो शिक्षक की भी बालक के समाजीकरण में एक अहम भूमिका होती है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप खुद ही समझ रहे होंगे कि एक समाजीकरण के लिए परिवार, विद्यालय, समुदाय एंड शिक्षक, इन सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये समाजीकरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट, साथी व समूह। अब आप इससे अच्छे से समझ रहे होंगे कि साथी का समाजीकरण में या समूह का समाजीकरण को प्रभावित करने में क्या रोल होता है। जैसे कि देखिए, साथी व समूह, घर पर प्रारंभिक जीवन व्यतीत करने वाले बालक पर अपने साथियों का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। जो बच्चा घर में जीवन व्यतीत करता है, घर से बाहर नहीं जाता, तो उसके साथी नहीं होते, मतलब वो घर के मेंबर्स को देखता है, अब उसके कोई उसकी एज का नहीं है। या फिर जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे अपनी ही एज के बच्चे मिलते हैं और फिर वह वहीं उन्हीं के साथ, उसी एज के साथ बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता है, फिर उनसे व्यवहार करना सीखता है। वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश करता है, वैसे ही ये प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जब वह विद्यालय में जाता है तो उसे अपने से अलग माहौल के बच्चे देखने को मिलते हैं। फिर वह उनके साथ क्या करता है? उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ घुल मिल जाना, तो वह उस तरीके से उसे साथी और समूह उनका बन जाता है, जिससे कि वे और नई नई चीज़ों को सीखता है। और कुछ मतलब साथी समूह का बालक पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे अच्छे समूह में शामिल हो जाते हैं और कुछ बच्चे क्या होता है कि कुछ बच्चों का ग्रुप थोड़ा अलग तरीके का बन जाता है। तो जो अच्छे साथी होता है, अच्छे साथी का बच्चे के समाजीकरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो थोड़ा सा गंदा ग्रुप होता है बच्चों को, तो उससे बच्चे के समाज पर क्या, बच्चे के समाजीकरण में क्या होगा? थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा समाज से घर से बाहर निकल कर समाज के व्यवहार को जब सीखता है तो वो उसी के अनुरूप मतलब व्यवहार करने लगता है। इसी को कहा जाता है साथी व समूह के साथ भी बच्चे का समाजीकरण होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कुछ आपको और बेहतर कराने का। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।